वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेना 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएँ। बालक में निम्न में से कौन सी फंटानेल सबसे पहले बंद हो जाती है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बालक में निम्न में से कौन सी फंटानेल है जो सबसे पहले बंद होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंटानेल क्लोज्ड फर्स्ट इन अ चाइल्ड। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ऑक्सीपिटल। ऑप्शन बी राइट होगा, ऑक्सीपिटल। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं। ऑक्सीपिटल या फिर पोस्टेरियर फंटानेल। ऑक्सीपिटल या पोस्टेरियर फंटानेल जन्म के बाद 2 से 3 महीने पर बंद हो जाती है। 2 से 3 महीने पर बंद हो जाती है। स्फोनाइडल 6 माह पर बंद हो जाती है। स्फोनाइडल 6 माह पर बंद होती है और मैस्टॉइड ये 6 से 18 माह पर बंद होती है। जो मैस्टॉइड है वो 6 से 18 महीने पर बंद होती है। और एंटेरियर फंटानेल ये सबसे देरी से बंद होती है, 10 से 24 माह पर बंद होती है। सबसे देरी से कौन सी बंद होती है, तो एंटेरियर फंटानेल बंद होती है। ये 10 महीने से 24 महीने तक का समय ले लेती है बंद होने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़े क्वेश्चन को अच्छे से। कितनी उम्र पर बच्चे का वजन जन्म के वजन का दोगुना हो जाता है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बताना है आपको। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एट व्हाट एज डज द चाइल्ड बर्थ वेट डबल। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। एट व्हाट एज डज द चाइल्ड्स बर्थ वेट डबल। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, 5 माह पर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा आपका 5 महीने पर। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं इसका। बच्चे का जो वजन है वो 5 महीने की आयु पर, 5 माह की आयु पर जन्म के समय वजन का दोगुना हो जाता है। और 1 वर्ष पर क्या होता है, 3 गुना हो जाता है। जब बच्चा 1 वर्ष का होता है तो अपने जन्म के वजन का 3 गुना हो जाता है। और जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तो वजन का क्या होता है, 4 गुना हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। थंब सकिंग के लिए निम्न में से कौन सी थेरेपी उपयोग होती है। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सभी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। थंब सकिंग के लिए निम्न में से कौन सी थेरेपी उपयोगी होती है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए एवर्जन थेरेपी उपयोगी होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, एवर्जन थेरेपी। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि विरक्ति उपचार जिसे एवर्जन थेरेपी कहा जाता है। ठीक है, विरक्ति उपचार इसका यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर है, उपचार है, थेरेपी है। विरक्ति उपचार अर्थात एवर्जन थेरेपी एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक उपचार है जिसमें किसी गलत आदत को छुड़वाने के लिए कटु अनुभव का एहसास कराया जाता है। जिसमें किसी गलत आदत को छुड़ाने के लिए क्या किया जाता है, कटु अनुभव का एहसास कराया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से। क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। क्वेश्चन बताएं क्या होगा। निम्न में से कौन सी स्थिति में टिटेनी रोग हो जाता है। किस स्थिति में टिटेनी रोग होता है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। किस स्थिति में टिटेनी रोग होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज टिटेनी अकर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डज टिटेनी अकर। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें।
तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट होगा, यहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा आपका हाइपोकैल्सीमिया। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं। रक्त में कैल्शियम की कमी, रक्त में कैल्शियम की कमी हाइपोकैल्सीमिया से, जिसे जो आपकी रक्त में कैल्शियम की कमी से टिटेनी रोग हो जाता है। ठीक है, जब आपको हाइपोकैल्सीमिया होता है तब जब रक्त में कैल्शियम की कमी होती है, जिसे हाइपोकैल्सीमिया कहा जाता है। यदि रक्त में कैल्शियम की कमी है तो उसे क्या कहा जाता है, किस नाम से बुलाया जाता है, तो पुकारा जाता है। ठीक है, तो उसे हाइपोकैल्सीमिया कहा जाता है। ठीक है, इसी से टिटेनी रोग होता है। जब आपके ब्लड में क्या होता है, कैल्शियम की कमी पाई जाती है, तब क्या होता है, टिटेनी रोग हो जाता है, जो कि हाथ, पैरों एवं लेरिंग्स की पेशियों में ऐंठन द्वारा चरितार्थ होता है। जो कि हाथ हो गया, पैर हो गए, आपके लेरिंग्स की पेशियों में ऐंठन द्वारा चरितार्थ होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। गेस करें यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से। एक बच्चे में स्थायी दांतों का जो उद्भव है, प्रारंभ होता है। बताएं कब प्रारंभ होता है, गेस करें। एक बच्चे में स्थायी दांतों का उद्भव कब प्रारंभ होता है। देखिए, व्हेन डज द इमरजेंस ऑफ परमानेंट टीथ बिगिन इन अ चाइल्ड। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट होगा। ऑप्शन बी राइट होगा। 6 से 7 वर्ष की उम्र पर, 6 से 7 वर्ष की उम्र पर स्थायी दांत का उद्भव होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि बच्चे में स्थायी दांतों का जो उद्भव होता है, ओरिजिन, ठीक है, जो ओरिजिन होता है वो निकलना जो प्रारंभ होते हैं वो 6 से 8 वर्ष की आयु पर प्रथम मोलर दांतों के निकलने से प्रारंभ होता है। ये जब 6 से 7 वर्ष का बच्चा होता है तब क्या होता है, स्थायी दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। एक बच्चे का तापमान मापने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा हो सकता है, बताएं। विच इज द मोस्ट सुटेबल मेथड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चे का तापमान मापने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है। मुंह और बगल हो गया, आपका एक्जिला हो गया, ओरल हो गया, या तो एक्जिला, रेक्टम, या फिर आपके नी। ठीक है, बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा, रेक्टम के द्वारा। ठीक है, रेक्टम के द्वारा सही जो माप की जा सकती है, टेम्परेचर की जो सही माप है वो रेक्टम के द्वारा की जा सकती है एक बच्चे की। तो चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं। 3 वर्ष से छोटे बच्चों में रेक्टम द्वारा तापमान लेना सबसे उपयुक्त होता है। जो बच्चे 3 वर्ष से छोटे बच्चे होते हैं उनके रेक्टम के द्वारा तापमान लेना सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है, क्योंकि छोटे बच्चों में मुंह द्वारा तापमान लेना असुरक्षित व कठिन होता है। छोटे बच्चों में मुंह के द्वारा सांस लेना तापमान लेना असुरक्षित तथा कठिन होता है, एवं रेक्टल टेम्परेचर, जो आपका रेक्टल टेम्परेचर है, ये वातावरणीय कारणों द्वारा प्रभावित नहीं होता है। जो रेक्टल टेम्परेचर है ये वातावरण के जो कारण होते हैं, वातावरण में जो बदलाव होते हैं उनके कारण ये प्रभावित नहीं होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है रेक्टल टेम्परेचर। ठीक है, बच्चों का 3 वर्ष छोटे बच्चे हैं उनके रेक्टम से जो टेम्परेचर नापा जाता है, रेक्टल टेम्परेचर लिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये रहा क्वेश्चन, पढ़े क्वेश्चन को अच्छे से, बताएं आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को पढ़ें। देखिए, समय पूर्व प्रसव की अवस्था में निम्न में से किस औषधि का उपयोग नवजात शिशु के लिए लाभदायक होता है। इन केस ऑफ प्रीमेचर डिलीवरी
यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन्स इज बेनिफिशियल फॉर द न्यूबॉर्न बेबी। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। समय पूर्व प्रसव की अवस्था में निम्न में से किस औषधि का उपयोग नवजात शिशु के लिए लाभदायक हो सकती है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए यहाँ पे डेक्सामेथासोन, ऑप्शन सी आपका राइट होगा, डेक्सामेथासोन। ठीक है, ये लाभदायक हो सकती है। अब यहाँ पे आप देख लें एक्सप्लेन। प्री टर्म लेबर की स्थिति में, प्री टर्म लेबर की स्थिति की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो प्री टर्म लेबर की स्थिति में डेक्सामेथासोन का प्रयोग शिशु में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसे आरडीएस कहा जाता है, प्री टर्म लेबर की स्थिति में डेक्सामेथासोन का प्रयोग शिशु में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आरडीएस की संभावना को कम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, पढ़े क्वेश्चन को अच्छे से। नियोनाटल सेप्टिसीमिया, नियोनाटल सेप्टिसीमिया से ग्रसित नवजात में ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या करेंगे आप। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन। नियोनाटल सेप्टिसीमिया से ग्रसित नवजात में ब्लीडिंग को रोकने के लिए आप क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, इंजेक्शन लगाएंगे विटामिन के का। ठीक है, विटामिन के का इंजेक्शन लगाएंगे। विटामिन के को नेप्थोक्विनोन कहा जाता है। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो नेप्थोक्विनोन होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि नियोनाटल में सेप्टिसीमिया से ग्रसित नवजात में यदि ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे इंजेक्शन लगाएंगे, किसका, विटामिन के का इंजेक्शन लगाएंगे। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं। विटामिन के रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। ठीक है, जो विटामिन के है ये रक्त का थक्का जमने के लिए ये क्या होता है, सहायक होता है, हेल्पफुल होता है। अतः ब्लीडिंग को रोकने के लिए विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें पहले अच्छे से। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद आंसर दें। क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। एक शिशु का तापमान ज्ञात करने के लिए, एक शिशु का तापमान टेम्परेचर ज्ञात करने के लिए थर्मामीटर एक्जिला में कितने समय तक रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक्जिला की बात की जा रही है। ठीक है, एक शिशु का जो तापमान है वो ज्ञात करने के लिए जो थर्मामीटर है उसको एक्जिला में कितने समय तक रखना चाहिए, बच्चे की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, क्योंकि मुंह के द्वारा बच्चे का जो टेम्परेचर लेना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, जो मुंह के द्वारा बच्चे का अगर टेम्परेचर लिया जाए तो संभव नहीं होता, क्योंकि बच्चा इधर उधर मुंह चलाता ही रहता है और मुंह के अंदर वो कुछ रख भी नहीं सकता है। इसलिए एक्जिला और रेक्टम यही दोनों सूटेबल होते हैं। और ज़्यादा अगर बेहतर बात की जाए तो क्या होता है, रेक्टम ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि वो वातावरणीय टेम्परेचर, जो वातावरण का जो तापमान होता है या वातावरण में जो वातावरण का प्रभाव होता है वो उसके टेम्परेचर पर, रेक्टम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, वातावरण में चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो कुछ भी हो, बट उसके प्रभाव में कोई भी, अब अगर रेक्टम से टेम्परेचर लेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती रेक्टल टेम्परेचर में। तो एक्जिला से क्या है, कितने समय तक रखना चाहिए बताएं यहाँ पे। टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ एन इन्फेंट फॉर हाउ लॉन्ग शुड बी थर्मामीटर बी केप्ट इन दी एक्जिला। गेस करें यहाँ पे। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 3 मिनट तक। ठीक है, आप एक्जिला में कितनी देर तक रखेंगे थर्मामीटर को, 3 मिनट तक आप टेम्परेचर लेने के लिए थर्मामीटर को एक्जिला पर लगा कर रखेंगे। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं। सॉरी, वैसे इस क्वेश्चन पे एक्सप्लेन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने पहले भी बता दिया है, एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो एक्सप्लेन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लें, पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से, क्योंकि उसका एक्सप्लेन हम ऊपर भी कर चुके हैं और अभी भी मैंने उसका एक्सप्लेन कर भी दिया है। तो बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है,
निम्न में से कौन सा वार्म चेन का तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा वार्म चेन का तत्व नहीं है? देखिए बाकी सभी वार्म चेन के तत्व हैं, लेकिन एक यहाँ पे वार्म चेन का तत्व नहीं है। आपको बताना है कौन सा नहीं है। देखिए डिलीवरी रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो लेबर रूम होता है, डिलीवरी रूम होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो 25 से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, 25 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए जो टेम्परेचर है डिलीवरी रूम का। अब अगला पॉइंट है कि माँ एवं शिशु के बीच स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? माँ एवं शिशु के बीच में स्किन टू स्किन कांटेक्ट रखना चाहिए। ये भी सही है और ये भी सही है। अब यहाँ पे बात आती है बच्चे को जन्म के बाद तुरंत स्नान करवाना चाहिए, यही गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी ही आपका गलत है। यहाँ पे पूछा है कौन सा तत्व नहीं है, निम्न में से वार्म चेन के लिए कौन सा तत्व नहीं है, यही जो आपका ऑप्शन सी दिया है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन डी ये भी राइट होगा। मूत्र त्याग के बाद तुरंत बच्चे के कपड़े बदलना एवं शरीर को पोंछना, ये सभी शामिल हैं, बट ये शामिल नहीं है आपका बच्चे को जन्म के बाद तुरंत स्नान करवाना, ये शामिल नहीं है। चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन देखते हैं। नवजात शिशु का तापमान स्थिर होने पर, नवजात शिशु का यदि जो टेम्परेचर है वो अगर स्थिर है तो 24, ठीक है, 24 घंटे के बाद स्नान करवाना चाहिए। यदि नवजात शिशु का जो टेम्परेचर है वो स्थिर है तो क्या है, इसे 24 घंटे के बाद ही स्नान करवाना चाहिए। अब बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें क्वेश्चन को पहले अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी हो जाती है? अब आपको बताना है विटामिन डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। वेरी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें पहले। विटामिन डी की कमी से, क्योंकि कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज अकर्स इन चिल्ड्रेन ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी? देखिए यहाँ पे रिकेटस भी दिया गया है और ऑस्टियोमलेशिया भी दिया गया है। अब दोनों ऑप्शन दिए गए हैं और जिन्होंने अच्छे से तैयारी की होगी उन्हें तो पता होगा, बट जिन कैंडिडेट जो केवल रट्टा लगाते हैं, ऐसे ही तुक्का लगा रहे हैं, तो उनको तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उनको दोनों ही सही लगेंगे, क्योंकि विटामिन डी की कमी से दोनों ही प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब बताना है आपको, यहाँ पे पूछा जा रहा है बच्चों में कौन सी बीमारी हो जाती है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? तो सभी को पता होना चाहिए कि रिकेटस होता है, सूखा रोग हो जाता है बच्चों में। क्या होता है? बच्चों में सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से, रिकेटस रोग। और जो आपका ये ऑस्टियोमलेशिया ये एडल्ट में होता है। ठीक है, बट होता ये भी विटामिन डी की कमी से। जब विटामिन डी की कमी से एडल्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, क्या होती है इसमें, क्या ऑस्टियोमलेशिया, जो अस्थियां होती हैं वो क्या होती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। अस्थियों का कमज़ोर होना क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया कहलाता है। मतलब जब कोई एडल्ट की बात होती है, ठीक है, अगर किसी एडल्ट में विटामिन डी की कमी पाई जाती है तो उसकी अस्थियां जो होती हैं क्या होती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, उसे ऑस्टियोमलेशिया होता है। और जो ये स्कर्वी दिया है ये किसकी कमी से होता है, तो ये विटामिन सी की कमी से होता है, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, ये आपका खट्टे फलों वगैरह से आपकी पूर्ति हो जाती है। ठीक है, खट्टे फल जैसे होंगे, नींबू हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया, ठीक है, मौसमी वगैरह हो गए, ये खट्टे फलों से आपको मिल जाती है विटामिन सी। और जो आपका विटामिन डी है, जिसे कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। पेलाग्रा, बात आती है पेलाग्रा की। पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा किस विटामिन का नाम है, बताएं यहाँ पे किस विटामिन का नाम है पेलाग्रा? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है। चलिए हम आपको बताते ही चलते हैं। जो विटामिन आपका ये पेलाग्रा है, ये विटामिन बी3 की कमी से होता है। पेलाग्रा जो होता है, ठीक है, ये बी3 की कमी से होता है। विटामिन बी3, ठीक है, विटामिन बी3 की कमी से क्या होता है, पेलाग्रा रोग हो जाता है।
इसे नियासिन कहा जाता है। विटामिन B3 जो है इसे नियासिन कहा जाता है, ठीक है, नियासिन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस रोग होता है और बड़ों में जो एडल्ट होते हैं उनमें ऑस्टियोमलेशिया नामक हड्डी रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर। गेस करें यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन को पढ़ें अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। निम्न में से रेडिएंट वार्मर का कौन सा कार्य नहीं है। देखिए रेडिएंट वार्मर का कौन सा कार्य नहीं है आपको बताना है। क्या यहाँ पे ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर क्या होगा इसका गेस करें। पढ़ें पहले अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रेडिएंट वार्मर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे आपका। यह इनसेंसिबल वाटर लॉस को कम करता है। ये क्या करता है, इनसेंसिबल वाटर लॉस को कम करता है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। रेडिएंट वार्मर त्वचा व सांस के माध्यम से होने वाली जल हानि को कम नहीं करता बल्कि इसे बढ़ा देता है। क्या करता है, जो रेडिएंट वार्मर होता है वो त्वचा व सांस के माध्यम से होने वाली जल हानि अर्थात इनसेंसिबल वाटर लॉस को कम नहीं करता है बल्कि उसे क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पढ़ें पहले क्वेश्चन को अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। निम्न में से कौन सी वैक्सीन 12 से 15 महीने की उम्र के बीच में दी जाती है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है। जब से आपने नर्सिंग में एडमिशन लिया होगा तब से इसे पढ़ रहेंगे, उससे पहले से पढ़ते आए होंगे, ठीक है। अगर अच्छे से आपने पढ़ा होगा तो ज़रूर आप आंसर दे पाएंगे। अगर आप केवल ऐसे ही कि एडमिशन करा लो और कॉलेज ज्वाइन ना करो तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सी वैक्सीन 12 से 15 महीने की उम्र में दी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज़ गिवन बिटवीन 12 to 15 मंथ ऑफ एज। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा आपका। MMR वैक्सीन ये 12 से 15 महीने की उम्र में दी जाती है। अब यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेन देख लें। मीजल्स मम्स रूबेला, ठीक है, इसका जो पूरा नाम होता है MMR का वो होता है मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, रूबेला हो गया। इससे बचाव के लिए लगाया जाने वाला MMR वैक्सीन जो है, इन तीनों से जो मीजल्स मम्स रूबेला से बचाव के लिए लगाया जाने वाला जो आपका MMR वैक्सीन है, जो टीका है, ये 12 से 15 माह की आयु पर लगाया जाता है। 4 से 6 वर्ष की आयु पर MMR टीके की दूसरी खुराक की अनुशंसा की जाती है। 4 से 6 वर्ष की आयु पर MMR के टीके की दूसरी खुराक की अनुशंसा की जाती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पर। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। क्वेश्चन को पहले पढ़ें, अच्छे से आंसर दें। निम्न में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है। बताएं यहाँ पे कौन सी वैक्सीन है जो जन्म के समय दी जाती है। निम्न में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स इज गिवन एट द टाइम ऑफ बर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स इज गिवन एट द टाइम ऑफ बर्थ। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सी वैक्सीन है जो जन्म के समय दी जाती है। देखिए सभी को पता है कि जो BCG वैक्सीन है वो जन्म के समय दी जाती है। बैसिलस कैलमेटे जो ग्यूरिन की वैक्सीन है ये जन्म के समय ही दे दी जाती है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। संस्थानिक प्रसव के मामलों में BCG जन्म पर दिया जाता है, लेकिन गैर संस्थानिक प्रसव के मामलों में 6 सप्ताह अर्थात 1.5 माह पर पेंटावेलेंट व OPV के साथ दिया जाता है, ठीक है। अगर किसी संस्था में प्रसव का मामला सामने आया है तो वहाँ पे क्या होता है कि BCG जैसे ही जन्म होता है तुरंत दे दी जाती है। बट गैर संस्थानिक अगर कहीं पे संस्था वगैरह प्रॉब्लम नहीं है, घर पर ही आपका जैसे होम डिलीवरी हो जाती है, घर पर डिलीवरी वगैरह हो जाती हैं, या और भी कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आपकी डिलीवरी हो जाती है किसी कारणों से, या मतलब अस्पताल वगैरह की सुविधा नहीं है वहाँ पे,
तो क्या होता है कि 6 सप्ताह में क्या होता है, 1.5 माह के जो माह पर या उसके 1.5 महीने पर क्या होता है, पेंटावेलेंट व OPV ओरल पोलियो वैक्सीन के साथ इसे दे दिया जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको बताना है कि ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी। हु डिस्कवर्ड ओरल पोलियो वैक्सीन? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए यार, इसकी खोज वो सैबिन ने की थी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, सैबिन। अब यहाँ पे हम देख लें एक्सप्लेन। अब ये अल्बर्ट सैबिन ओरल पोलियो वैक्सीन की जो खोज थी ये 1961 में अल्बर्ट सेबिन ने की थी। किसने की थी? अल्बर्ट सेबिन ने की थी। 1961 में खोज की थी इन्होंने ओरल पोलियो वैक्सीन की। इससे पहले पूर्व जोनास सॉल्क थे। इससे पूर्व या इससे पहले जोनास सॉल्क ने 1955 में इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। मतलब इनसे जो आपके अल्बर्ट सेबिन थे, इनसे पहले जो खोज हुई थी वो जोनास साल्क ने की थी 1955 में, और इन्होंने इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। तो फ्रेंड्स ये हमारे थे 15 क्वेश्चन, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।